अपने बेटे विद्युत धारा कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपने सेल के बारे में पढ़ा था बेटा, आपने वीडियो अच्छी तरह से देख लिया होगा। वीडियो को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल फीड आइप है, फीड आइप पे जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए बेटे, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिले। अब अपने इस वीडियो में बेटा सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन क्या है, सेलों को विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहली बात तो यह आती है बेटा, कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अपने को क्या होता है, विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रबलता की धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत परिपथ में जब अलग अलग प्रबलता की धारा की आवश्यकता होती है तो अपने को क्या करना पड़ता है, सेलों को संयोजित करना पड़ता है। सेलों को आपस में जोड़कर उस धारा की रिक्वायरमेंट जो है वो अपने को पूरी करनी होती है, इसलिए अपने को सेलों का संयोजन करना पड़ता है। यानी परिपथ में विद्युत धारा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने सेलों को संयोजित करते हैं। सेलों को विद्युत परिपथ में दो तरह से संयोजित किया जाता है, यानी सेलों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक अपने पास सेलों का श्रेणी संयोजन, सेलों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन, और दूसरा अपने पास है सेलों का समांतर संयोजन। दूसरा है सेलों का समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। यानी विद्युत परिपथ में सेलों को अपने दो प्रकार से संयोजित करते हैं, एक है सेलों का श्रेणी संयोजन और एक है सेलों का समांतर संयोजन। पहले अपने पढ़ेंगे बेटा सेलों का श्रेणी संयोजन क्या है। देखिए अपने श्रेणी संयोजन पहले भी पढ़े हैं। एक तो अपने पढ़ा था जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन पढ़ा था, फिर अपने पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। अब अपने पढ़ रहे हैं सेलों का श्रेणी संयोजन। परिभाषा लगभग तीनों की मैं एक जैसी बता रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको एक जैसी परिभाषा लगेगी, ताकि इन तीनों को आप अच्छी तरह से एक साथ ही याद कर पाए। तो अपने पास क्या है, यानी आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, इस तरह से अपने तीनों की एक जैसी परिभाषा लिख रहे हैं। तो सेलों का श्रेणी संयोजन क्या है, इसकी मूल परिभाषा अपने इस तरह से लिखेंगे कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, जिसमें सभी सेलों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, परंतु सेलों के सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो भिन्न भिन्न होता है। सेलों का क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन। ऐसा सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन, संयोजन जिसमें सभी सेलों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, सेलों का श्रेणी संयोजन कहलाता है, सेलों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रतिरोधों के लिए भी अपने इसी तरह से पढ़े थे, संधारित्रों के लिए भी इसी तरह से। उसमें अपने पढ़ा था कि आवेश समान रहता है, धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, तो लगभग एक जैसी परिभाषा तीनों की हो जाती है। अब अपने जैसे विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं उसके हिसाब से इसको किस तरह से परिभाषित करें। तो जब अपने क्या करते हैं, प्रथम सेल के ऋणाग्र को दूसरे सेल के धनाग्र से, दूसरे सेल के ऋणाग्र को तीसरे सेल के धनाग्र से, तीसरे सेल के ऋणाग्र को चौथे सेल के धनाग्र से जोड़ दें, तो इस प्रकार संयोजन के दोनों अंतिम सिरे विपरीत ध्रुवता के प्राप्त होते हैं। इसे सेलों का श्रेणी संयोजन कहते हैं, क्योंकि इस तरह से अपने विद्युत परिपथ में इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के आधार पर परिभाषा बता रहा हूँ, आप ये परिभाषा अच्छी तरह से याद रखिए बेटा। जब
जब प्रथम सेल के ऋणागर को द्वितीय सेल के धनाकर से द्वितीय सेल के ऋणागर को तृतीय सेल के धनाकर से जोड़ते हैं तो सेल के संयोजन के दोनों अंतिम सिरे विपरीत ध्रुवता के प्राप्त होते हैं। इसे सेलों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब अपने इसका डायग्राम बना लेंगे। अपने मान लेते हैं, माना E1 और E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल हैं। अपने दो सेल लेकर कर रहे हैं। अपने पास एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इन सेलों को अपने क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अपने पास श्रेणी संयोजन पढ़ रहे हैं बेटा सेलों का, और इस श्रेणी संयोजन में अपने दो सेल लीजिए, सेलों का श्रेणी संयोजन कर रहे हैं। अपने दो सेल लीजिए बेटा, एक सेल का विद्युत वाहक बल अपने पास E1 है, उसका आंतरिक प्रतिरोध अपने पास क्या है, R1 है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और उसका आंतरिक प्रतिरोध अपने पास क्या है, R2 है। इस तरह से ये अपने पास एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो है R1। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B। दूसरा सेल अपने पास ये होगा जिसका विद्युत वाहक बल अपने पास है E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध अपने पास है R2। अपने क्या करता है, दो का लेके चल रहे हैं। प्रथम सेल के ऋणागर को, ये ऋणागर है, इसको दूसरे सेल के धनागर से जोड़ देते हैं। तो ये पॉइंट B हो गया, इस पॉइंट को अपने C नाम दे देते हैं। अब देखिए दोनों अंतिम सिरे विपरीत ध्रुवता के हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इससे बाह्य परिपथ में लोड प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। इससे बाह्य परिपथ में लोड प्रतिरोध R से जोड़ देते हैं। ये अपने पास लोड प्रतिरोध R है, इस R से जोड़ दिया। अब अपने पास क्या है, अब इस परिपथ में I प्रबलता की धारा बहती है। इस परिपथ में कितनी धारा बहती है, I प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से ये अपने पास क्या होगी, परिपथ में I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। अब अपने क्या करते हैं, अपने A और B के बीच में बिंदु A व B के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। A और B के बीच में जो विभवांतर होगा बेटा, वो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी, क्योंकि अब ये सेल बंद परिपथ में है। तो प्रथम सेल की क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता होगी। A व B के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर अपने पास देगा VA माइनस VB इज इक्वल, ये अपने पास हो गया विभवांतर। अभी अपने पढ़ा था, जब सेल से अपने धारा लेते हैं तो अपने पास होता है E माइनस B इज इक्वल टू IR। अपने B ज्ञात कर रहे हैं तो B इज इक्वल टू आ जाएगा E माइनस IR। अपने B की जगह लिख दिया VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा E1 माइनस IR1। समीकरण नंबर आगे बेटा 1। जो अपने किया था टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल पिछले वीडियो में, उसमें अपने ये ज्ञात किया था। अब अपने पास क्या जाएगा, अब अपने B व C के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। B व C के मध्य विभवांतर, B और C के बीच में विभवांतर ज्ञात करेंगे तो अपने पास हो जाएगा VB माइनस VC। ये इस सेल की टर्मिनल वोल्टता आ जाएगी। ये जो दूसरा सेल है, इस दूसरे सेल की क्या जाएगी,
टर्मिनल वोल्ट आ जाएगी VB माइनस VC इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E2 माइनस IR2। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 2। अपने क्या करना चाहते हैं क्या, अपने A और C के बीच में विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। A व C के मध्य विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं। A व C के मध्य विभवांतर अपने ज्ञात करना चाहते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जब जोड़ेंगे बेटा तो VB से VB कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा VA माइनस VC इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस, इन दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2। समीकरण नंबर आ जाएगी बेटा 3। अपने A और C के बीच में विभवांतर ज्ञात कर लिया। A और C के बीच में विभवांतर अपने पास आ गया VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 माइनस अपने पास आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2। अब देखो अगर इन सेलों के स्थान पर अपने एक ऐसा सेल जोड़ दें जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो उसे तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं। यदि इन सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इसे तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं। यदि इन सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल जोड़ दिया जाए, जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो इसे तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं। तो इसे तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं। यदि इसका विद्युत वाहक बल, यानी अपने क्या कर रहे हैं, इनके स्थान पर एक सेल जोड़ दिया, इनको डायविएट कर और एक सेल जोड़ दिया जिसका विद्युत वाहक बल है E इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य, और इसका आंतरिक प्रतिरोध है बेटा R इक्विवेलेंट, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अगर इस सेल का विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट है और आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, ये भी परिपथ में कितनी धारा देता है I, क्योंकि ये कंडीशन है धारा का मान अपरिवर्तित रहना चाहिए, तब अपने इसको तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं। तो इस सेल के लिए अब A और C के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल के सेल को जोड़ने के बाद A व C के मध्य विभवांतर आ जाएगा बेटा VA माइनस VC इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। VA माइनस VC इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 4। बेटा दोबारा देखिए, अपने इन सेलों को हटा दिया बेटा, यहाँ से इन सेलों को हटाकर एक ऐसा सेल जोड़ते हैं जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित है। अगर ऐसा है तो इस सेल को अपने क्या कहेंगे, तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहेंगे। और तुल्य विद्युत वाहक बल के सेल का विद्युत वाहक बल अपने पास इक्विवेलेंट है, आंतरिक प्रतिरोध अपने पास R इक्विवेलेंट है, धारा अब भी अपने पास कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस सेल के लिए A और C के बीच में विभवांतर अपने पास दिया गया। समीकरण नंबर आ गई 4। समीकरण 3 और 4 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना से, समीकरण 3 व 4 की तुलना से 3 और 4 की जब अपने तुलना करेंगे तो E इक्विवेलेंट की जगह अपने पास आ जाएगा E1 प्लस E2। E इक्विवेलेंट जो है इसके बराबर आ जाएगा E1 प्लस E2। समीकरण नंबर आ जाएगी 5। R इक्विवेलेंट जो होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया E1 प्लस E2।
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया अपने पास R1 प्लस R2। अब यदि अपने क्या करेंगे, देखिए यदि E1 E2 एंड सो En विद्युत वाहक बल तथा R1 R2 R3 Rn आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अगर अपने पास E1 E2 En विद्युत वाहक बल R1 R2 Rn आंतरिक प्रतिरोध के n सेलों को अपने श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तब अपने पास E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होता है वो आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस एंड सो प्लस अपने पास आ जाएगा En, समीकरण नंबर आ जाएगी 7। R इक्विवेलेंट अपने पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंड सो प्लस अपने पास आ जाएगा Rn, समीकरण नंबर आ जाएगा 8। अब देखो बेटे, यदि E1 बराबर E2 बराबर एंड सो इज इक्वल टू En इज इक्वल टू E हो, यानी सभी सेल समान विद्युत वाहक बल के, तथा R1 बराबर R2 बराबर एंड सो इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R हो, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी समान, यानी सभी सेल समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के, तब अपने पास समीकरण 7 से अपने पास क्या आ जाएगा, 7 से अपने पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा E प्लस एंड सो n बार, ये अपने पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Ne, समीकरण नंबर 9। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R प्लस एंड सो n बार, ये अपने पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, ये समीकरण नंबर आ गई 10। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास आ गया Ne, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास आ गया NR, ये अपने पास आ गया बेटे। अब जो बाह्य परिपथ है, उस बाह्य परिपथ में धारा कितनी रहेगी, बाह्य परिपथ में धारा क्या आ जाएगी, उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम इसका दोबारा बना देता हूँ। अपने अब इस तरह से जोड़ रहे हैं, अपने एक सेल जोड़ रहे हैं जिसका विद्युत वाहक बल है E इक्विवेलेंट और इसका आंतरिक प्रतिरोध अपने पास R इक्विवेलेंट, और इसको अपने लोड प्रतिरोध R से जोड़ा है, लोड प्रतिरोध R से, ये धारा I प्रवाहित होगी। तो अपने पास लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, R में प्रवाहित धारा I इक्वल टू, धारा होता है क्या, वोल्टता बटा प्रतिरोध, वोल्टता अपने पास है E इक्विवेलेंट, प्रतिरोध R और R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, तो यह आ जाएगा R प्लस R इक्विवेलेंट। अब समीकरण 9 और 10 से इसमें मान रख देते हैं, समीकरण 9 व 10 से मान रख देते हैं, समीकरण 9 व 10 से मान रखने का, जब 9 और 10 से मान रखेंगे तो I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Ne अपॉन R प्लस NR, ये समीकरण नंबर आ जाएगी बेटा 11। ये अपने पास आ गया बेटा समान विद्युत वाहक बल के जब n सेल जुड़े हों जिनके आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा Ne अपॉन अपने पास आ जाएगा R प्लस NR। अब देखिए बेटा, इस समीकरण से अपने इसकी कुछ विशेषताएं, श्रेणी संयोजन की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। श्रेणी संयोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन दिया था। यानी अपने पास I इज इक्वल टू आ गया क्या, Ne अपॉन R प्लस NR, ये समीकरण नंबर अपने पास आ गया 11। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। विशेषताएं क्या है, नंबर 1, जब श्रेणी संयोजन में जब समान विद्युत वाहक बल के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अपने पास तुल्य विद्युत वाहक बल जो है वो कितने के बराबर हो जाता है, सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यदि समान विद्युत वाहक बल के सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो
तुल्य विद्युत वाहक बल सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। देखिए बेटा, जब अपने पास समान विद्युत वाहक बल के सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर प्राप्त होगा। दूसरा बेटा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध सेलों प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के समान प्राप्त होता है। श्रेणी संयोजन के समान प्राप्त होता है। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो है वो सेलों के श्रेणी संयोजन के समान अपने को प्राप्त होता है। दो महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली बेटा। जब अपने पास क्या है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अपने पास तुल्य विद्युत वाहक बल जो है वो सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर मिलता है। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान भी सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के समान अपने को प्राप्त होता है। तीसरी चीज यहाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि R इज ग्रेटर देन NR हो तो R इज ग्रेटर देन NR का मतलब है लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है। लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है हो तो समीकरण 11 से अपने NR को नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा NE अपॉन कैपिटल R यानी N इंटू E बटा R। इस स्थिति में जो परिपथ में धारा बहती है वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना होती है। इस स्थिति में परिपथ में धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना होती है। इस स्थिति में परिपथ में जो धारा मिलती है वो एक सेल से प्राप्त धारा की क्या होती है, n गुना होती है। चौथा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि R इज लेस देन NR हो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यदि अपने पास लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से कम है, लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से कम है, तब अपने पास क्या आएगा? तब अपने पास क्या होगा? अब अपने R को नगण्य मानकर छोड़ेंगे तो समीकरण 11 से अपने पास आएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, मतलब E अपॉन क्या आएगा, R। इस स्थिति में धारा जो है वो एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। तो क्या अपने को फायदा हुआ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इतनी धारा तो अपने को एक सेल से मिल रही थी। तो सिंपल सा अपने पास ये स्पष्ट हो गया कि अगर ये कंडीशन है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। अगर ये कंडीशन लग रही है बेटा तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने को धारा जो है जितने सेल जोड़ेंगे उतने ही गुना, यानी एक सेल से प्राप्त धारा की उतनी गुना आ जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आपने 50 सेल जोड़ दिए लेकिन आपको धारा एक सेल जितनी धारा दे रहा था उतनी ही धारा मिलेगी, तो 50 क्यों जोड़े? यानी ये कंडीशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। अपने को देखना होता है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तब अपने देखेंगे कि अपने इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े या नहीं जोड़े। तो ये था बेटा सेलों का श्रेणी संयोजन। पूरी डिटेल से देखना बेटा वीडियो को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दो सेलों के श्रेणी संयोजन के लिए तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।